नमस्कार, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदू में आए एक एडिटोरियल हाउ टू विन ओवर कश्मीरी यूथ। ये नरेश चंद्र साहब ने लिखा है। इनके पास 40 सालों तक, 4 दशकों तक आर्मी में काम करने का तजुर्बा है और इसलिए जब आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी पर ये लेख आया है तो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी से ये जुड़ा है, टेररिज्म से ये जुड़ा है। तो आइए देखते हैं इस लेख में क्या कहा गया है। सबसे पहले तो इस लेख का कंटेक्स्ट इन्होंने बताया है कि हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब ने कहा है कि कश्मीर में डी रेडिकलाइजेशन की आवश्यकता है, डी रेडिकलाइजेशन कैंप की आवश्यकता है। हम इन शब्दों के मानी समझेंगे, वो भी जो बिपिन रावत साहब कह रहे हैं और जो इसके दूसरे मायने हो सकते हैं। इसके अलावा फिर ये हिस्ट्री में जाते हैं और इसलिए भी हमने ये आर्टिकल चुना है क्योंकि बहुत ब्रीफ में ये कश्मीर में जो रेडिकलाइज्ड टेररिज्म की जो हिस्ट्री है, धर्मांध टेररिज्म की जो हिस्ट्री है, उसकी ये बात करते हैं बहुत ब्रीफली। उसके बाद वो कश्मीर के पॉलिटिकल हिस्ट्री की ब्रीफली बात करते हैं कि उसने कैसे कोशिश की है इस अलगाववाद से एंगेज करने की। उसके बाद उन कदमों की चर्चा की जाएगी जो कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स द्वारा कश्मीर के कंटेक्स्ट में उठाए गए हैं टू विन ओवर कश्मीरी यूथ को मुख्य धारा में लाने के लिए। और उसके बाद वो बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस इन कदमों के रहे हैं और कौन से दूसरे कदम हमें असल में उठाने चाहिए अगर हमें कश्मीरी यूथ को, वहाँ की नई पीढ़ी को मुख्य धारा में रखना है। तो अब हम एक एक करके इन सारे बिंदुओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले नरेश चंद्र साहब कहते हैं कि हालिया समय में कुछ सुझाव आए हैं कि डी रेडिकलाइजेशन कैंप्स होने चाहिए कश्मीर में। तो इससे दो बातें समझ में आती हैं। डी रेडिकलाइजेशन, रेडिकल यानी कि किसी भी विचार की ओर ज़्यादा झुक जाना, बहुत रेडिकल हो जाना। तो डी रेडिकलाइज करना मतलब कि उस मतांधता से, उस मत के प्रति जो अंधापन आ गया है, मतांधता आ गई है, उसको हटाने के लिए कदम उठाना। तो डी रेडिकलाइजेशन का अर्थ ये होता है। अब दिक्कत ये है कि डी रेडिकलाइजेशन कैंप के बहुत मतलब हो सकते हैं। एक मतलब वो भी हो सकता है जो चीन कर रहा है अपने कुछ प्रांतों में, डी रेडिकलाइजेशन कैंप करके वो पूरी एक सभ्यता और संस्कृति को दूसरी तरह से नष्ट करने का काम कर रहा है। कुछ लोग उसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन चीन जो कर रहा है वो एक अथॉरिटेरियन तरीका है। दूसरी ओर डी रेडिकलाइजेशन कई दूसरे तरीकों से भी होता है, शिक्षा के प्रचार प्रसार से भी होता है, अपनी बातों को स्पष्ट रखकर भी होता है, वाद विवाद के अलावा संवाद से भी होता है। तो ये दूसरे तरीके हैं डी रेडिकलाइजेशन के। तो बहरहाल चर्चा में रहा है कि डी रेडिकलाइजेशन कैंप कश्मीर में लगाए जाने चाहिए। उससे पहले हम जानते हैं कि कश्मीर में रेडिकलाइजेशन की, जिस मतांध आतंकवाद को हम देखते रहे हैं, उसका इतिहास क्या रहा है। उसका इतिहास बहुत साफ तौर पर जो मोड़ आता है उसमें, वो आता है जनरल मोहम्मद जियाउल हक जब वो पाकिस्तान में तख्ता पलट करते हैं 1977 में। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि भारत में वो एक काला दौर इमरजेंसी का 75 से 77 के बीच जब समाप्त हो रहा था, पाकिस्तान में एक नए अंधेरे अध्याय की शुरुआत हो रही थी। वहाँ पर जनरल जियाउल हक ने तख्ता पलट किया था। जैसा कि ऐसे अथॉरिटेरियन लोग करते हैं, वहाँ आकर उन्होंने धर्म का नाम लिया, धर्म का नारा दिया, निज़ाम मुस्तफ़ा इस्टेब्लिश करने की बात की। और इसके चलते पाकिस्तान में इस तरह के प्रयोग किए गए, इस तरह के बदलाव किए गए जिनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन उससे पूरी पाकिस्तानी पीढ़ी और आज तक का पाकिस्तान, और कह सकते हैं कि पूरा विश्व भी उसका दंश भुगत रहा है कि वहाँ की एक पूरी पीढ़ी जो थी वो रेडिकलाइज हुई। वहाँ का जो यूथ था वो रेडिकलाइज हुआ। वो केवल धार्मिक मसलों में, उसका मेजॉरिटी, उस एक एलीट है जो हर सोसाइटी में सुरक्षित रह जाता है, लेकिन मेजॉरिटी जो यूथ था वो धर्म के मामलों पर ही बहस करता रह गया, रेडिकलाइज हो गया। और उसका फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान ने ये सोचा कि हम लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस करेंगे। लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस एक टेक्निकल टर्म है। इसका मतलब होता है कि युद्ध, जो कन्वेंशनल युद्ध है जिसमें दो सोवरेन राष्ट्रों की सेनाएं आमने सामने लड़ती हैं, उससे निचले दर्जे की कॉन्फ्लिक्ट
कि एक ऐसा थ्रेशोल्ड लेवल पर लड़ाई होती रहे कि बस ये बढ़कर वॉर ना बने, सामरिक युद्ध ना बने। तो उतनी लड़ाई को, साफ साफ लड़ाई को, एक प्रकार के छद्म युद्ध को लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस का नाम दिया जाता है। पाकिस्तान ने इसी तरीके को अपनाया कश्मीर में अलगाववाद को फैलाने के लिए और अपनी उस इच्छा को पूरा करने के लिए जिसके अनुसार द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत के अनुसार कश्मीर उसका अंग होना चाहिए था। हालांकि ये इच्छा खंडित हो चुकी है, स्पेशली बांग्लादेश बनने के बावजूद, बट फिर भी उसके बाद पाकिस्तान में तो ये बदलाव आ ही रहे थे। भारत का कश्मीर इससे अछूता नहीं रह पाया उन एफर्ट्स के। 1989 के बाद हम पाते हैं कि कश्मीर में अलगाववाद बहुत तेजी से बढ़ा। क्यों बढ़ा, उसके अलग कारण रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो इलेक्शंस इससे जस्ट पहले कश्मीर में हुए वो बहुत भरोसा नहीं जगा पाए वहाँ की आम जनता में कि यहाँ पर सच में जमहूरियत या डेमोक्रेसी है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि जो पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा था वो सफल हुआ वहाँ के एक तबके को दिग्भ्रमित कर सकने में। इससे वहाँ पे आतंकवाद बढ़ा। ये वही समय है जब कश्मीर ने वो शर्मनाक दौर भी देखा जब वहाँ सदियों से रह रहे कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकलना पड़ा, वहाँ से जाना पड़ा, एग्जाइल झेलना पड़ा। उसी के बाद कश्मीर में साथ ही साथ और चीज़ें भी होती रही थी। पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 का वहाँ पे लाया गया आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए, और आर्म्ड फोर्सेस एक्ट ऑफ 1958 जो सबसे पहले असम के नागा हिल्स में 1958 में लागू हुआ था, वो धीरे धीरे भारत के कई राज्यों में लागू हुआ। इस समय पर वो कश्मीर में भी लागू हो गया। तो ये दो एक्ट मिले सेनाओं को और आर्म्ड फोर्सेस को और सुरक्षा एजेंसीज को, ताकि वो कश्मीर में बढ़ रहे आतंकवाद का सामना कर सकें। लेकिन जैसा कि हर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के साथ होता है, ये एक सर्किल भी शुरू करते हैं इस तरह के कानून कि लोगों में इसके प्रति एक उलट भावना रहती है कि एक प्रकार से हमको दबाया जा रहा है, हमारे राइट्स छीने जा रहे हैं। बहरहाल वहीं साइड में ये वही दौर, ये भी वो दौर भी है जब पूरी दुनिया में एक और फिनोमिना घट रहा था। अफगानिस्तान में यूएसएसआर का दखल था और पाकिस्तान से बड़े बड़े तंजीम यानी ग्रुप बनकर अफगानिस्तान में लड़ने जा रहे थे। यूएसएसआर का विखंडन होता है, सोवियत संघ, रूस और कई दूसरे देशों में टूट जाता है, और फिर वहाँ के लड़ाके भी भारत का रुख करते हैं। कश्मीर में अलगाववाद और बढ़ता है। तो ये इतिहास चल रहा था। उसके बाद हम पाते हैं कि 90 के दशक में, क्योंकि वो अलगाववाद जो अफगानिस्तान में पनप रहा था वहाँ सफल हो गया, तो कश्मीर में भी उसका रुख हुआ। जो कई फंडिंग थी, कई प्रकार की आइडियोलॉजीज थी, वो अपना फोकस कर पाई कश्मीर पर। और उसके बाद कश्मीर अपने आप भी कुछ आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा था। वहाँ पे गवर्नर रूल लगा हुआ था। गवर्नर रूल लगा तो आपको पूछेंगे कि क्या समस्या ये कि इससे लोगों को ये संदेश जाता है कि हमारी जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, हमारे जो लोकतांत्रिक हक हैं, वो हमको नहीं दिए गए हैं। क्योंकि हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के पास विरोध के तरीके होते हैं। वो सरकारों को बदल सकते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव से पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये काम फला तरीके से क्यों नहीं हो रहा है, वो आंदोलन कर सकते हैं। जब गवर्नर रूल जैसी चीज़ें रहती हैं तो फिर वो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस लागू नहीं हो पाती हैं। कश्मीर ने ये समस्या भी झेली। उसके बाद जब फिर इलेक्शन हुए भी तो कश्मीर में वही पार्टियां सत्ता में आई, अब्दुल्ला फैमिली या मुफ्ती फैमिली, जो इस एडिटोरियल के अकॉर्डिंग बहुत ही वहाँ का विश्वसनीय पार्टीज़ नहीं थी। वहाँ के लोगों का असल रिप्रेजेंटेशन नहीं करती थी, वहाँ के लोगों का विश्वास उसमें नहीं था। उसके बाद 2008-2010 में अलग अलग कारणों से कश्मीर में प्रोटेस्ट की घटनाएं और बढ़ी, और एक नई चीज़ चर्चा में रही जिसको स्टोन पेल्टिंग यानी कि पत्थर का इस्तेमाल किया गया अपने गुस्से को इजहार करने के लिए, अलगाववाद का भी इजहार करने के लिए। और ये दोनों कहीं ना कहीं आकर मिलने लगे कश्मीर के आंदोलनों में। और यहाँ पर कहते हैं कि होम ग्रोन मिलिटेंसी अब कश्मीर देखने लगा, यानी कि ऐसा आतंकवाद जो अब बाहर से प्रायोजित आतंकवाद पर पूरी तरह से निर्भर नहीं था, अब यहाँ से भी लोग अलगाववादी समूहों में, आतंकवादी समूहों में शामिल होने लगे। और इसके चलते
अब ट्विन चैलेंजेस आ गए आर्म्ड फोर्सेस के सामने। कौन से दो चैलेंज आ गए कि एक तो वो आतंकवादी जो किसी नियम को नहीं मानते, किसी युद्ध को नहीं मानते, किसी प्रोसेस में उनका विश्वास नहीं है, उनको हिंसक तरीके से अपना एंड अचीव करना है। वहीं दूसरी ओर वो भारतीय सिटीजन्स जो भले ही विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हों, लेकिन फिर भी वो कश्मीरी यूथ हैं, कश्मीर की युवा पीढ़ी है, भारत का हिस्सा है और उनके पास वो सभी अधिकार हैं जो किसी भी भारतीय नागरिक के पास होने चाहिए। तो ये एक तरीके से दो समस्याएं, दो अलग अलग समस्याएं कश्मीरी फोर्सेस, कश्मीरी सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने, जो कि जिसमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस भी शामिल हैं, आर्मी भी शामिल है और जम्मू और कश्मीर पुलिस भी शामिल है, उनके सामने आई। ऐसे में जो कदम उठाए गए उनका एक अपना फॉल आउट हुआ, उनके अपने परिणाम हुए। जैसे उदाहरण के तौर पे राइट कंट्रोल या दंगों को रोकने के लिए जो तरीके अपनाए गए, उसमें आंसू गैस के गोले होते हैं, या एक और चीज़ होती है जो कुछ समय पहले कुख्यात रही थी, वो है पैलेट गन। पैलेट गन यानी ऐसी बंदूक जिससे जो छर्रे निकलते हैं उससे आपकी डेथ तो नहीं होती, लेकिन आपको बहुत गंभीर चोटें लगती हैं। कश्मीर में ये देखने में आया कि ऐसी अक्सर चोटें जब आँखों या दूसरे नाजुक अंगों के पास लगती हैं तो वो बहुत विभत्स नज़ारा प्रस्तुत करती हैं। अंधेपन के बहुत सारे रिपोर्ट्स आई इंजरीज बहुत ज़्यादा देखने को मिली। वहाँ की सरकार ने कहा कि 6000 से ज़्यादा लोगों को बुरहान वानी के मरने के बाद जो विरोध प्रदर्शन हुए उनको पैलेट से आई इंजरी हुई। यूनाइटेड नेशंस की भी रिपोर्ट थी कि कम से कम 39 चिल्ड्रन, 39 बच्चों को पैलेट से इंजरी हुई है। तो ऐसे में एक जो स्वरूप उभर के आता है भारतीय स्टेट का, उसके सामने ये चुनौती आती है कि वो युवा पीढ़ी को ये मानने से कैसे रोके कि ये जो किया जा रहा है ये सच में केवल सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं। क्योंकि सच तो ये है कि पाकिस्तान इस मामले में सफल होता दिखता है जब जब होम ग्रोन मिलिटेंसी का जिक्र आता है कि ऐसा क्या कारण है कि यहीं के लोग यहीं के राष्ट्र के खिलाफ, अपने ही राष्ट्र के खिलाफ हथियार उठाने लगे हैं। तो ऐसे में क्या कदम उठाया जाना चाहिए, उस संदर्भ में बात होती है डी रेडिकलाइजेशन कैंप्स की। तो डी रेडिकलाइजेशन, ये एडिटोरियल कहता है कि टोन डाउन मैनर में तो कई तरीकों से किया जाता रहा है। क्या तरीके रहे हैं? उदाहरण के तौर पर इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया है कि सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और स्कूल एजुकेशन चुने हुए बच्चों को, चुने हुए युवाओं को अपने आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत चल रहे रेजिडेंशियल स्कूल्स और प्रोफेशनल कॉलेजेस में बहुत सब्सिडाइज रेट पर मुहैया कराई जाएगी कश्मीरी यूथ और कश्मीरी बच्चों को। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस तरह तरह के प्रोग्राम्स चलाती रहती हैं ताकि बाकी देश से वहाँ के युवाओं का इंटीग्रेशन बड़े लेवल पे होते रहेगी। उदाहरण के तौर पे भारत दर्शन प्रोग्राम चलाया जाता है, दिल्ली और आगरा बच्चों को लाया जाता है, वहाँ के युवाओं को लाया जाता है ताकि वो मेलजोल बढ़े। लेकिन ये एडिटोरियल साथ में ये भी कहता है कि इस तरह के प्रोग्राम बहुत सफल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो टारगेटिंग है वो ठीक नहीं हो पाती। अधिकतर लोग, अधिकतर बच्चे, अधिकतर युवा उन जगहों के नहीं हैं जो सच में आतंकवाद से प्रभावित है, जो कि सच में मिलिट्री प्रोन रीजन्स हैं। तो फिर क्या किया जाए? पहली बात तो ध्यान ये दिया जाए कि आज कल में जो ये चलन दिख रहा है कि जब भी कोई मिसएडवेंचर होता है, जम्मू और कश्मीर में कोई आतंकवादी हमला हो जाता है, कोई विरोध प्रदर्शन हो जाता है, तो तमाम कश्मीरी युवा या बच्चे, कई बार देखने में आता है कि उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है। तो ऐसे में ये एडिटोरियल बहुत सही बात कहता है कि आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि आप कश्मीरियों से कश्मीर में प्रेम करें और बाकी के भारत में उनके साथ बुरा बर्ताव करें। ये व्यवहार एक समान होना चाहिए। कश्मीर भारत का अंग है और कश्मीरी भारतीय नागरिक हैं, उनके साथ हमेशा भारतीय नागरिकों को जो सम्मान संविधान ने सुनिश्चित किया है वो संविधान का सम्मान मिलना चाहिए। इसके अलावा जो तमाम हॉस्टिलिटी उनको पेश की जाती है, उनके साथ अख्तियार की जाती है, कई बार वो एक उल्टा प्रभाव डालती है। जो भारत सरकार या भारत आर्मी या भारत सिक्योरिटी एजेंसीज कोशिश कर रही हैं युवा पीढ़ी को सही रास्ते पर लाने की, उस पर एक उल्टा परिणाम डालती हैं। तो यहाँ ये एडिटोरियल ये भी कहता है कि कहीं जो चाइना जिस तरह के डी रेडिकलाइजेशन कैंप्स की बात करता रहा है, उस तरह के कैंप से भी बचना है, क्योंकि वो अथॉरिटेरियन सरकारें जो हैं
जो कि जहाँ पर किसी प्रकार का लोकतंत्र नहीं है, किसी प्रकार की लोकतांत्रिक आवाज़ नहीं है, वहाँ के लिए भले ही मुफीद हो, और ये देखने वाली बात है, इस इतिहास में तो कभी मुफीद साबित हुई नहीं है, लेकिन फिर भी भारत में जहाँ पे जमहूरियत है, जहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे चाइना के तरीके के सॉल्यूशंस नहीं चलेंगे। ये हमेशा शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस होते हैं, बल्कि वहीं दूसरी ओर ऐसे लोगों को, उन पाकिस्तानी एलिमेंट्स को ये और सहूलियत देंगे जो इशारा करके ऐसे कैंप्स की ओर कह सकेंगे कि देखिए ये सलूक किया जा रहा है आपसे, क्या ये आपका देश है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि कश्मीरी यूथ जहाँ पर भी हों, उनको हमेशा यही महसूस कराया जाए कि ये उनका घर है, जो कि सच है। और इसके अलावा एक लॉन्ग टर्म अप्रोच की ज़रूरत है। सोचा जा सके कि क्या वो लंबे रास्ते हो सकते हैं जिसके द्वारा कश्मीरी यूथ को ये इंश्योर किया जा सके कि वो सही पथ पर रहे और उन विचारधाराओं के बहकावे में ना आ सके जो कि उसको भारत के विरोध में खड़ा करना चाहती हैं। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ही मुल्क भारत के खिलाफ आवाज़ उठाती रहेगी, लड़ती रहेगी और ज़ाया होती रहेगी। तो ज़रूरत है कि उसको सही रास्ते पर रखा जा सके, लाया जा सके। आज के एडिटोरियल में इतना ही। मिलते हैं आपसे एडिटोरियल एनालिसिस की अगली कड़ी में। धन्यवाद।